हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर, इसको सपोज करो मैं LS कह दूं, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 इंटू 10⁻⁵ मीटर, इसको सपोज करो मैं AS कह दूं, एरिया ऑफ स्टील, स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट एज कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3.5 मीटर, इसको मैं LC कह रहा हूं, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया AC, वैल्यू सबकी पता है, अंडर अ गिवन लोड। तो बेसिकली मेरे पास दो वायर थे, दोनों की लेंथ और एरिया इन्होंने दे दी है, और दोनों में मैंने सेम लोड लगाया तो सेम एक्सटेंशन हुआ। अब मुझे ये बताना है कि व्हाट इज रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर। तो अगर मैं स्ट्रेस इज इक्वल टू Y इंटू स्ट्रेन लिखूं तो यहां से फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू Y इंटू डेल्टा L बाई L होता है, या डेल्टा L की वैल्यू हो जाएगी फोर्स इंटू लेंथ बाई यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया। अब चूंकि दोनों केसेस में एक तो लोड सेम है, इन्होंने लिखा अंडर गिवन लोड, इसका मतलब दोनों केसेस में एक तो फोर्स सेम है और दोनों केस में डेल्टा L सेम है। तो अगर मैं डेल्टा L ऑफ स्टील को डेल्टा L ऑफ कॉपर से इक्वेट करूं तो यहां पे आ जाएगा F इंटू लेंथ ऑफ स्टील बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू F इंटू लेंथ ऑफ कॉपर इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इंटू एरिया ऑफ कॉपर। ये आ जाएगा, फोर्स से ये फोर्स कट गया, तो यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर की वैल्यू हो जाएगी LS बाई LC इंटू AC बाई AS। अब मुझे LS, LC, AC, AS ये सारी चीजें दे रखी हैं, डिवाइड करके मैं यहां से आंसर निकाल लूंगा। सेकेंड प्रॉब्लम में कह रहे हैं गिवन फिगर शोज द स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व फॉर अ गिवन मटेरियल, व्हाट आर ए यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस बेसिकली इस कर्व का स्लोप हो जाएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप हो जाएगा, जो कि ओरिजिन से शुरू हो रहा है। तो कोई भी एक वैल्यू ले लूं, जैसे मैं 0.003 स्ट्रेन लूं तो जो मेरी स्ट्रेस की वैल्यू है करीब करीब 200 और 250 के बीच में है। तो उसका मतलब जब स्ट्रेस की वैल्यू 225 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो स्ट्रेन की वैल्यू 0.003 है। तो यहां से अगर मैं यंग्स मॉडुलस निकालूं, उसकी वैल्यू 225 इंटू 10⁶ बाई 0.003 आ जाएगी। कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना। दूसरी बात पूछ रहे हैं अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो यील्ड स्ट्रेंथ होती है जहां पर वो यील्ड करना शुरू हो जाती है, जो कि ये वाला पॉइंट है। तो ये थोड़ा सा 300 से नीचे है, तो मैं इसको यील्ड स्ट्रेंथ जो इसकी है इसको कुछ अप्रॉक्सीमेटली 290 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर मटेरियल A एंड मटेरियल B आर शोन इन द फिगर, द ग्राफ्स आर ड्रॉन टू द सेम स्केल, मतलब ये दोनों ग्राफ है सेम स्केल पे हैं। विच ऑफ द मटीरियल्स हैज द ग्रेटर यंग्स मॉडुलस। तो अभी तो बहुत ही करीब ग्राफ हैं, लेकिन इन जनरल मैं तुमको बता दूं कि सपोज करो A का स्लोप अगर ज्यादा होता, मतलब A कुछ ऐसा होता स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और B के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो थोड़ा कम स्लोप का होता, तो मेरा हो जाता कि YA इज ग्रेटर देन YB, बिकॉज इस ग्राफ का जो स्लोप है, लीनियर वाले पोर्शन का जो स्लोप है वही इस यंग्स मॉडुलस है। यहां पर वैसे तो दोनों करीब करीब ही हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो जो A वाला केस है यहां पर स्लोप B वाले से थोड़ा सा ज्यादा है, तो पार्ट A का आंसर आ गया कि YA इज ग्रेटर देन YB। दूसरी पूछ रहे हैं विच ऑफ द टू स्ट्रॉन्गर मटीरियल। स्ट्रॉन्गर मटीरियल का मतलब है यील्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो फिर यील्ड स्ट्रेंथ ये टॉप मोस्ट पॉइंट होता है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये भी थोड़ी सी ही एक ही ज्यादा है, हालांकि फिगर बहुत अच्छा नहीं, बिकॉज दोनों फिगर काफी क्लोज हैं, पर अप्रोक्सीमेटली
इस थोड़ी सी ज्यादा है, तो चाहो तो मैं कह सकता हूं कि ए इज स्ट्रॉन्गर मटेरियल, और करीब करीब दोनों को बराबर भी कह सकता हूं। उसको क्लियरली यहां पर ग्राफ देख के बताया नहीं जा सकता। प्रॉब्लम 4 कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। तो ए है द यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। तो यंग्स मॉडुलस जो है ये स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का रेशो है। तो यानी कि अगर मुझे रबर और स्टील में सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन पैदा करना हो तो ऑब्वियसली मुझे रबर में मैं बड़े आराम से स्ट्रेन पैदा कर सकता हूं, स्टील में बहुत ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसका मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रबर। तो इस वाले का आंसर है ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। दूसरी बात कह रहे हैं स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉडुलस। तो सपोज करो मेरे पास एक कॉइल है जो कि कुछ इस तरीके से है, तो जब मैं इसको स्ट्रेच करता हूं तो मैं ये वाला गैप बढ़ा देता हूं। यानी कि सपोज करो पहले कॉइल ऐसे थी, तो जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो ये वाला हिस्सा थोड़ा खुल जाएगा। तो यहां पर जो मेरी वायर है उसकी लेंथ नहीं बढ़ी बल्कि उसको शेयर ही किया गया, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं टू वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर। तो बेसिकली उनका एरिया आ गया। वन मेड अप ऑफ स्टील एंड अनदर मेड अप ऑफ ब्रास आर लोडेड एज शोन इन द फिगर। तो अगर हम थोड़ा सा अपने टेंशन का कंसेप्ट लें तो अगर यहां पर 6 kg का वेट है और अगर मैं जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लूं तो ये वाला जो वायर है जिसको मैं ब्रास का वायर कह रहा हूं, इसलिए इसमें टेंशन को मैं टीबी लिख दे रहा हूं, इसकी वैल्यू 60 न्यूटन होगी बिकॉज ये वाला वायर इस 6 kg के मास को सपोर्ट कर रहा है। और जो स्टील वाला वायर है इसमें जो टेंशन टीएस होगा, क्योंकि ये 4 kg प्लस 6 kg को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 100 न्यूटन हो जाएगी। यहां पर ऑब्वियसली मैंने जो वायर्स के मास उनको नेग्लिजिबल मान लिया, जो कि सही भी है। तो ये कह रहे हैं टू वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 मीटर, वन मेड अप ऑफ स्टील एंड अदर मेड अप ऑफ ब्रास आर लोडेड एज शोन इन द फिगर। द अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर इज 1.5 मीटर एंड दैट ऑफ ब्रास इज 1 मीटर। कंप्यूट द एलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर्स। तो डेल्टा एल की वैल्यू टेंशन बाई एरिया, ये मेरा स्ट्रेस इनटू लेंथ बाई यंग्स मॉडुलस होती है। तो मैंने स्टील और ब्रास दोनों के लिए टेंशन लिख दिए, क्योंकि इनके डायमीटर गिवन है इसलिए दोनों के एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों वायर्स की लेंथ यहां पर दे रखी है और मैंने स्टील और ब्रास के लिए यहां पर यंग्स मॉडुलस दे दिया है। बुक में दिया नहीं लेकिन उसमें एक पीछे उन्होंने टेबल दे रखी है, वहां से देख करके मैं कर सकता हूं। तो मुझे टेंशन मिल गया, एरिया मिल गया, लेंथ मिल गई, यंग्स मॉडुलस मिल गया, तो यहां से मैं डेल्टा एस निकाल सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, वन फेस ऑफ द क्यूब इज फिक्स टू अ वर्टिकल वॉल। तो मतलब मेरे पास एक ये दीवार थी, इसके एक साइड पे मैंने क्यूब को फिक्स कर दिया। तो मुझे अगर सामने से देख रहा हूं तो ये स्क्वायर की तरह से दिखाई देगा, हालांकि क्यूब पीछे की तरफ इस तरीके से कुछ निकला हुआ होगा। अब ये कह रहे हैं अ मास ऑफ 100 kg इज देन अटैच टू द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। तो ये वाली जो फेस है इस पे मैंने 100 kg का एक मास लगा दिया, विच इज बेसिकली मैंने इसको 1000 न्यूटन का फोर्स दिया। द shear modulus of the aluminum is 25 gigapascal. What is vertical deflection of this face? तो अगर मैं स्ट्रेस इज इक्वल टू ईटा इंटू स्ट्रेन लिखूं तो यहां पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है ये 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस सरफेस का एरिया जो कि क्यूब का साइड 10 सेंटीमीटर है जो कि 1.1 मीटर हो गया, तो इसका एरिया 0.1 का स्क्वायर है और इसलिए स्ट्रेस की वैल्यू 1000 अपॉन 0.1 का स्क्वायर, ये 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई। ईटा की वैल्यू 25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 पास्कल्स हो गई, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है, इनटू स्ट्रेन। तो यहां से पास्कल पास्कल कट गया, ये 1/25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4
ये मेरा स्ट्रेन की वैल्यू आ गई। अब स्ट्रेन की वैल्यू डेल्टा एल बाई एल होती है। तो अगर मैं इस स्क्वायर फेस में डिफॉर्मेशन देखूं तो सपोज करो डिफॉर्म होकर के ये स्क्वायर कुछ इस तरीके से बन गया, तो ये डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू 1/25 इंटू 10⁴ होगी। तो यहाँ पे एल की वैल्यू 0.1 मीटर है, इसको उधर भेज दूं तो डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी 0.1/25 इंटू 10⁴। सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकाल लेना, यही वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्पेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं 4 आइडेंटिकल hollow cylindrical columns of mild steel support a big structure of mass 50,000 किलोग्राम। तो 50,000 किलोग्राम का मतलब हो गया 5 इंटू 10⁵ न्यूटन का फोर्स लग रहा है। The inner and outer radii of each column is 30 and 60 centimeter respectively. Assuming the load distribution to be uniform, calculate the compression strain of each column. तो अगर टोटल फोर्स 5 इंटू 10⁵ न्यूटन है तो फोर्स पर कॉलम जो हो जाएगा उसकी वैल्यू 5/4 इंटू 10⁵ न्यूटन आ जाएगी, जो कि 1.25 इंटू 10⁵ न्यूटन है। ये मेरे एक कॉलम पे लगने वाला फोर्स आ जाएगा। कॉलम का जो इनर रेडियाई है वो 0.3 मीटर और आउटर रेडियाई 0.6 मीटर है। तो जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा वो पाई इंटू 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये 0.36 हो जाएगा या 0.09 हो जाएगा, तो 0.27 पाई हो जाएगा। इतने मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया और इस फोर्स से एरिया को डिवाइड कर दिया तो ये मेरा स्ट्रेस आ गया। अब मुझे स्ट्रेस मिल गया है, ये पूछ रहे हैं मुझे स्ट्रेन चाहिए। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस स्टील का 200 GPa गिवन है। स्ट्रेस जब मैंने निकाल लिया तो उसे डिवाइड कर लूंगा तो मुझे स्ट्रेन भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं a piece of copper having a rectangular cross section of 15.2 mm into 19.1 mm is pulled in a tension with 44500 Newton force producing only elastic deformation। यानी कि अभी भी स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ये चीज एप्लीकेबल है। अब मुझे स्ट्रेन निकालना है तो बहुत आसान सा सवाल है। यहां पर स्ट्रेस की वैल्यू फोर्स बाई एरिया से निकाल लेंगे तो फोर्स ये गिवन ही है और लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो यहां से एरिया आ जाएगा। और इस स्ट्रेस की वैल्यू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होती है। तो कॉपर के लिए मैंने यंग्स मॉडुलस दे दिया है, इसको वैल्यू पुट करके स्ट्रेन निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं स्टील केबल विद अ रेडियस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर सपोर्ट्स अ चेयर लिफ्ट एट अ स्की एरिया if the maximum stress is not to exceed 10⁸ Newton per meter square, what is the maximum load the cable can support। तो फिर ये बहुत ज़्यादा आसान है। इन्होंने मुझे बता दिया कि जो मेरा लोड है ये मुझे निकालना है और स्ट्रेस की वैल्यू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम होनी चाहिए। तो स्ट्रेस की वैल्यू लोड अपॉन एरिया होती है। अगर इसको 10⁸ से कम रखना है तो जो मेरा लोड है इसकी वैल्यू 10⁸ इंटू एरिया से कम होनी चाहिए। एरिया चूंकि मेरा स्टील केबल है इसका रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है, तो इस एरिया की वैल्यू पाई इंटू 0.015 का स्क्वायर हो गई। मैंने क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया और पाई आर स्क्वायर से एरिया आ गया। तो ये जो भी वैल्यू आ जाएगी, मेरा लोड इससे कम होना चाहिए। तो क्योंकि मुझे मैक्सिमम लोड पूछ रहे हैं तो मैक्सिमम लोड इज इक्वल टू एरिया इंटू 10⁸। आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं रिजिड बार ऑफ मास 15 kg सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाई 3 वायर्स ईच 2 मीटर लॉन्ग
दोज एट ईच एंड आर कॉपर एंड द मिडल वन इज ऑफ आयरन। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि मेरे पास से सपोज करो ये छत से 3 वायर लटक रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, थोड़ा तिरछा बन गया है, और यहां पर एक ये रॉड लटकी हुई है। ये वाला वायर कॉपर का है, ये वाला आयरन का है, ये वाला फिर से कॉपर का है। इन तीनों वायर्स की जो लेंथ है वो 2 मीटर है। अब ये कह रहे हैं डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स इफ ईच इज टू हैव सेम टेंशन। तो तीनों में टेंशन सेम है। अब चूंकि ये जो रॉड है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, इसका मतलब इन तीनों में जो एक्सटेंशन हो रहा होगा डेल्टा एल वो सेम हो रहा होगा, और तीनों में टेंशन भी सेम है। तो मुझे डायमीटर निकालना है। तो मैंने पहले वाले एग्जांपल में निकाला था कि डेल्टा एल की वैल्यू टेंशन बाई एरिया इनटू लेंथ बाई यंग्स मॉडुलस है। तो अगर मैं इस कॉपर के वायर और इस आयरन के वायर में डेल्टा एल को कंपेयर करूं तो टेंशन बाई एरिया ऑफ कॉपर इनटू लेंथ, जो कि दोनों के लिए बराबर है इसलिए मैं एल ही लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर शुड बी इक्वल टू टेंशन, वो भी दोनों में बराबर है, इनटू लेंथ बाई एरिया ऑफ आयरन इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन। तो यहां से टी और एल तो कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ कॉपर बाई एरिया ऑफ आयरन है इसकी वैल्यू आ गई यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। इस चीज की वैल्यू 190 बाई 120 है। ये मैंने यहां पर वैल्यूज दे दी। तो यहां से एरिया ऑफ जो कॉपर वायर है अपॉन एरिया ऑफ आयरन वायर, इसकी वैल्यू 190 बाई 120 आ गई। अब चूंकि जो एरिया होगा, मुझे एरिया का रेशो नहीं डायमीटर का रेशो चाहिए। तो जो एरिया का रेशो है, एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है। तो यहां से पाई डी कॉपर का स्क्वायर बाई 4 अपॉन पाई डी आयरन का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 190 बाई 120 आ गया। तो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। यहां से डी कॉपर बाई डी आयरन की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 190 बाई 120 आ गई। तो 190 को 120 से डिवाइड करके अंडर रूट ले लेना, यहां से इनके डायमीटर का रेशो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि a 14.5 kg mass fastened to the end of a steel wire of unstretched length 1 meter is whirled in a vertical circle with an angular velocity of 2 revolution per second at the bottom of the circle। तो यहां पर इस प्रॉब्लम को करने के लिए आपको जो वर्टिकल सर्कल है उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सपोज करो ये मेरा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहां से 1 मीटर लंबा ये वायर है, यहां पर नीचे मास m रखा हुआ है, और जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है तो यहां पे इसकी जो ओमेगा है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड का मतलब ओमेगा की वैल्यू 4 पाई पर सेकेंड है, बिकॉज एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल होते हैं। तो यहां पर इसकी ओमेगा 4 पाई है। तो मुझे पहले तो यहां पर टेंशन निकालना होगा। एक बार टेंशन निकल करके आ गया तो फिर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन से इसका एलोंगेशन और बाकी सारी चीजें निकाल लूंगा। तो यहां पर टेंशन निकालने के लिए मेरी जो इक्वेशन होगी, नॉर्मली मैं क्या करता था कि मैं टेंशन को mg के इक्वल लिख देता था, लेकिन अगर मैं इस मास को देखूं तो टेंशन और mg दो फोर्सेस लग रहे हैं, जिसकी वजह से इस पार्टिकल का एक अपवर्ड एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू r ओमेगा स्क्वायर है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से मैं लिख देता हूं टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, या टेंशन की वैल्यू mg प्लस r ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। तो मास तो 14.5 गिवन ही है, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, r 1 मीटर है और ओमेगा स्क्वायर का मतलब हो गया 16 पाई स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू करीब करीब 160 आ जाएगी। तो खैर जो भी ये वैल्यू होगी, इस चीज को कैलकुलेट करके आप टेंशन की वैल्यू निकाल लेना, मैं अभी यहां पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। अब अगर ये टेंशन है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A
0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, तो टेंशन बाई एरिया करके मैं स्ट्रेस निकाल लूंगा, और स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाई एल। यंग्स मॉडुलस स्टील के लिए 200 गीगा पास्कल दिया ही हुआ है, और एल की वैल्यू 1 मीटर है। तो मुझे सारी चीजें मिल गई, यहां से सॉल्व करके मैं डेल्टा एल निकाल लूंगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। सेकेंड पार्ट में आपके 12th से लेके आगे के सारे प्रॉब्लम कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।